हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नॉडू पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। दोस्तों, आपको पता ही है इस वक्त इस चैनल पर आपको जो भी कुछ मिल रहा है सब कुछ इम्पोर्टेंट ही मिल रहा है। और फ्रेंड्स, आपको जो भी कंटेंट मिल रहे हैं एक कंटेंट को समझते हो चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए ये कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जीएस के जितने भी आपके टॉपिक हैं, जीएस के जीके जीएस के आपके जितने भी टॉपिक हैं वो सभी को मैं आपको कवर कराऊंगा और जितना भी अच्छा हो सके फ्रेंड्स सही से आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। इसमें फ्रेंड्स आपको जो भी आपके जीएस में टॉपिक्स आते हैं वो मैंने स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है और आपका स्टैटिक जीके है। जिसमें फ्रेंड्स इस वक्त करंट में हमने हिस्ट्री पूरी कवर कर ली है। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग नाम से जीके जीएस रिवीजन बैच, ठीक है। उसमें आप जाके हिस्ट्री को पूरा कवर कर सकते हैं, जितनी भी हिस्ट्री है फ्रेंड्स। एक भी लेक्चर मैंने उसमें छोड़ा नहीं है, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ना हो, मतलब फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। इस आज जो हमारा टॉपिक है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी फ्रेंड्स आपको पता है दो भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, दूसरा है आपका इंडिया जियोग्राफी। तो आज हम इसमें समझेंगे फ्रेंड, पहले समझेंगे हम वर्ल्ड जियोग्राफी और उसके बाद सेकंड लेक्चर आपका मैराथन जो आएगा वो आपका इंडिया जियोग्राफी यानी कि भारत के भूगोल के ऊपर आएगा। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया है रिवीजन के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी मतलब टेस्ट भी आपका लेता रहता हूँ फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है पहले आपको मैराथन दिया जाता है रिवीजन के लिए, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट दिया जाता है, यानी कि उसे प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, क्विज कह सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आप समझ सके फ्रेंड्स। वो एक प्रकार का टेस्ट ही होता है। इससे यही साबित होता है फ्रेंड्स कि जो भी आपने इस मैराथन में जो भी रिवीजन किया है उस मॉक टेस्ट के जरिए आपको ये पता चल जाए कि आपने उस मैराथन में कितना पढ़ लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। हर एक वीडियो को फ्रेंड्स रेगुलर वॉच करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है इस चैनल पर जो भी कुछ आता है वो इंपॉर्टेंट ही आता है, फालतू का हम कुछ भी चीज़ लाते नहीं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हिस्ट्री आपका कवर हो चुका है, यानी कि पहला हमने हिस्ट्री टॉपिक कवर कर लिया है। जिस हिस्ट्री में आपको पता है फ्रेंड वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तीनों ही टॉपिक के मैंने मैराथन करा दिया है फ्रेंड्स। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, अगर आपने वॉच नहीं करा है वॉच कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स आपको पता ही है वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यानी कि विश्व का भूगोल आज हम समझेंगे। सभी वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सभी वीडियो की पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ भी आपको फ्रेंड टेक्नोलॉजी से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलती हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बातें तो होती रहेंगी, जो आज का मेन मुद्दा है, जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ आज बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक बेसिक तरीके से फ्रेंड्स आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। एक चीज़ फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का। मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। लेकिन फ्रेंड्स जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहें वीडियो का आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स विश्व का भूगोल समझते हैं। और आज मैं आपको वही बताऊंगा कि विश्व के भूगोल में से एग्जाम में अक्सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बेसिक तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम परिचय समझेंगे, यानी कि विश्व का भूगोल का इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, भूगोल जिसे हम फ्रेंड्स इंग्लिश में जियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, ये तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसे तो आप जानते होंगे कि भूगोल को इंग्लिश में फ्रेंड जियोग्राफी कहते हैं। एक प्राचीनतम भूविज्ञान है। क्या है फ्रेंड्स? ये एक भूविज्ञान है, यानी कि भूमि फ्रेंड्स आपको पता ही है गोल होती है और ये हमारी भूमि एक विज्ञान है। यानी कि फ्रेंड्स आज जो भी हमारे अगर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ला रहा है तो वो विज्ञान ही है, यानी कि साइंस ही है। साइंस के ही चलते फ्रेंड्स आज दुनिया भर में जो भी कुछ देखी जाती है वो साइंस की टेक्नोलॉजी मानी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए इसे भूविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे एक प्राचीनतम भूविज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो
इसके प्रारंभिक यूनानी थे वो उनके कार्यों में ये चीज़ दिखाई पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग, ये याद करने वाली बात है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने अलग हेडलाइन में फ्रेंड्स दे रखी हैं स्क्रीन पर। यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, इन्हें भी नोट करते हुए जरूर चलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने तीसरी शताब्दी, नाम नोट करिए फ्रेंड्स क्योंकि नाम डिफिकल्ट है, ऐसे याद नहीं हो पाएगा अगर आप इसे नोट कर लेंगे। और वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लेना फ्रेंड्स, पहले इसमें समझा दूँ, उसके बाद मैं सारी हेडलाइन मिटा दूंगा और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले समझिए फ्रेंड्स बात को। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया, यानी कि कौन सी शताब्दी में किया, एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने करा और किस शताब्दी में करा। तो इसका प्रयोग जो करा वो यूनानी विद्वान इरोटोस्थनीज ने किया और वो तीसरी शताब्दी में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है, तो मार्टिन बेहम को कहा जाता है। आज आपको ये बात फ्रेंड्स नोट हो जाएगी। ठीक है, विश्व मानचित्रण का निर्माण करता अनेती मेंडर है। कौन है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है, तो वो है फ्रेंड्स अनेती मेंडर। कौन है फ्रेंड्स, अनेती मेंडर। चलिए ये तो था फ्रेंड्स विश्व का भूगोल का एक परिचय। अब समझते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, और यानी कि ब्रह्मांड में भी हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही है पृथ्वी और इसी पे ही हमारा आज जीवन संभव है। और ग्रहों पर फ्रेंड्स जीवन संभव करने की खोज चल रही है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। चलिए तो पहले आज हम ब्रह्मांड के बारे में समझ लेते हैं, कॉस्मोलॉजी के बारे में। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यानी कि इसका जो अध्ययन कहलाता है वो आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन ने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स आपके, वो महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेटियर ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, जॉर्ज लेमेटियर ने किया था। महाविस्फोट के सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना जाता है। साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसका प्रतिपादन गोल्ड, हरमन बॉन्डी एवं सर फेड होल ने किया था। यहाँ तक आपको बात अच्छी तरीके से फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर आई है फ्रेंड्स तो अब आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं। यही बात फ्रेंड्स ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पर ख़त्म होगी आपकी बात, इसलिए यहाँ तक समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समझेंगे हम फ्रेंड्स आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा के बारे में फ्रेंड्स आपने सुना होगा, जब भी आपने विश्व का भूगोल पढ़ा होगा, ये सभी बातें फ्रेंड्स विश्व के भूगोल में ही जानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका दौलत सिद्धांत, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन से संबंध, इस नए सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन संडेज। कौन फ्रेंड्स, डॉक्टर एलन संडेज हैं। ये नाम नोट कर लेना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यही तो डीप चीज़ होती है जो एग्जाम में बीच बीच में से पूछी जाती है। और मैं आपको समझाते हुए इसलिए चल रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्या क्या चीज़ आखिर इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है हर बार। और यहीं से ही बहुत से स्टूडेंट हर एक बात को मिस कर देते हैं, मतलब पढ़ते हुए निकल जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि और पढ़ने के बाद फ्रेंड्स वो बातों को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है
कि कौन सी चीज़ आखिर इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो लाने का मकसद यही है फ्रेंड्स कि मैं आपको एक एक बात को नोट करा सकूं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। यानी कि यहीं से फ्रेंड्स ऐसी ऐसी डीप चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं जो बहुत से स्टूडेंट इन्हीं बातों को फ्रेंड्स इग्नोर कर देते हैं। जो चीज़ इग्नोर कर देते हैं फ्रेंड्स वही चीज़ पहले पूछी जाती है। इसलिए फ्रेंड्स मेरा कहना यही है कि जो भी आज मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ, ये जो भी चीज़ मैं आपको नोट कर लेके कह रहा हूँ, एक चीज़ को फ्रेंड्स नोट कर लीजिए क्योंकि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स आपको पता है जीके जीएस में इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। इसे पढ़ाने के बाद फ्रेंड्स आपका एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिस नहीं होगा जीके जीएस से रिलेटेड, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स बिग लेवल से स्मॉल लेवल से लेके बिग लेवल का क्यों ना सही, यानी कि छोटी लेवल से लेके बड़ी लेवल का ही क्यों ना सही, यानी कि एसएससी से लेकर यूपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना सही, वहाँ भी फ्रेंड्स आपकी जीके पूछी ही जाती है। और जीके में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में बता दिया था। इसलिए फ्रेंड जीके कभी छोटी नहीं होती है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। इसलिए फ्रेंड्स आपको पता है, स्क्रीन पर आपको ऊपर दिख भी रहा है कि किन किन एग्ज़ामों के लिए जीके इम्पोर्टेंट होती है। मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम के लिए जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो किसी भी एग्ज़ाम में मिस नहीं किया जा सकता। जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड जीके का मतलब यही है कि जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में बातें पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, एक ये जनरल नॉलेज होता है और एक फ्रेंड्स वह जनरल नॉलेज होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आने वाले समय में। पहले फ्रेंड्स आपको जो टॉपिक इस वक्त लेकर चल रहा हूँ पहले इन्हें कवर कराऊंगा, उसके बाद वो नॉलेज भी आपके लिए लेकर आऊँगा। बस वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं आप, और चैनल को और वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि औरों को भी ये वीडियो ये चैनल के बारे में पता चल सके और यही पता चल सके फ्रेंड्स कि इस चैनल पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ही आती है, इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कॉपरनिकस नाम तो आपने फ्रेंड्स सुना ही होगा। कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी, कब फ्रेंड्स 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, यानी कि सूर्य जो है फ्रेंड्स वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये कॉपरनिकस ने ही पता लगाया था। कौन सी शताब्दी में लगाया था फ्रेंड्स? 16वीं शताब्दी में लगाया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। परिक्रमा तो फ्रेंड्स सब सारे ग्रह करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें यही पता चला क्योंकि वो पृथ्वी पर रह रहे थे फ्रेंड, तो उन्होंने अभी पृथ्वी की उस टाइम पे खोज निकाली थी कि पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद फिर फ्रेंड सभी ग्रहों के बारे में पता चल गया कि सभी ग्रह अपने टाइप टू टाइप सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और कौन से ग्रह कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं फ्रेंड्स ये आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं फ्रेंड्स आकाशगंगा के बारे में। ठीक है, चलिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछ ले जाते हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है। कहां से होती है फ्रेंड्स? मैं एक बार फिर बात को रिपीट करता हूं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने, कौन सी गैस से बने फ्रेंड्स? हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? निहारिका। यही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तो आपका मल्टीपल क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, जिसे निहारिका कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव पुंज की आकाशगंगा कहते हैं, यानी कि पुंज की आकाशगंगा भी कहते हैं। और आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। किसने देखा था फ्रेंड्स? सबसे पहले आकाशगंगा की मंदाकिनी को गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने देखा था टेलीस्कोप की सहायता से, यानी कि दूरबीन की सहायता से देखा था। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल, सर्पिल तथा अव्यवस्थित
इरेगुलर प्रकार की आकृतियां पहचानी गई हैं। हमारी आकाश गंगा धुंधद मेघला मंदाकिनी मिल्की वे सर्पिल आकृति की है। ये सभी बातें फ्रेंड्स उन्होंने टेलीस्कोप में देखी थी, जो इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। अब आप स्क्रीनशॉट वीडियो का फ्रेंड्स ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझते हैं फ्रेंड्स तारा। तारा नाम तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा। जो हमारे आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं रात को, उनके बारे में हम आज समझेंगे फ्रेंड्स कि तारे आखिर हमें क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए। तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पिंड कहते हैं। चमकदार पिंड जो रात को चमकते हैं फ्रेंड्स आसमान में, आपने देखा होगा। ठीक है, इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है, यानी कि इनमें फ्रेंड्स अपना प्रकाश होता है। ठीक है, वो पाया जाता है इनमें, जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तारों में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस 70% की होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? इनमें हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वो 70% की होती है। इसके बाद हीलियम गैस की मात्रा होती है, यानी कि इनमें हाइड्रोजन और प्लस हीलियम यानी कि दो गैसों की इनमें मात्रा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है, यानी कि तारों का जो रंग होता है फ्रेंड्स वो उनकी आयु का सूचक होता है, यानी कि किस तारे की कितनी उम्र हो चुकी है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। ये आपने फ्रेंड्स आज आप नई बात नोट कर लीजिए। जो तारा जितना चमकीला, यानी कि आपने फ्रेंड्स कभी नोट किया होगा कि आसमान में कुछ तारे तो ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी चमकते हैं, या फिर हम जब आसमान में नज़र डालते हैं तो अगर हम तारों को इग्नोर भी कर देते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं तो कुछ तारे फ्रेंड्स हमारे नज़रअंदाज पे भी वो हमें चमकते हैं, यानी कि उनकी चमक अलग दिखाई देती है। यानी कि फ्रेंड्स आपको पता है आसमान में भिन्न प्रकार के तारे होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? भिन्न प्रकार के तारे होते हैं, जिनमें फ्रेंड्स कुछ चमकीले तारे होते हैं और वो हमारी आंखों से अलग ही चमकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स वो अलग ही दिखते हैं एक प्रकार से। तो उन्हीं की उम्र सबसे कम होती है। जो तारे सबसे ज़्यादा चमकीले होते हैं या ज़्यादा चमकते हैं फ्रेंड्स आसमान में, उनकी उम्र ज़्यादा होती है। सॉरी फ्रेंड्स, उनकी उम्र कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला ध्रुव तारा पोल स्टार तारा कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? ये पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा इसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जब तारा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी कि जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कह देते हैं। यानी कि फ्रेंड देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपका चंद्रमा हो गया, ठीक है, और ये आपका इतनी दूर स्थित सूरज हो गया, और ये आपके बीच में होगी पृथ्वी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, और ये आपका चंद्रमा है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी कि यहाँ से घूम के और इन दोनों के बीच आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि जब ये घूम के फ्रेंड्स ये दोनों के बीच में आ जाता है, यानी कि पृथ्वी इधर होती है और सूर्य इधर होता है, और जब इन दोनों के बीच में ये आ जाता है तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब चंद्र ग्रहण के बारे में भी समझ लीजिए फ्रेंड्स कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। जब फ्रेंड्स चंद्रमा और
जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं फ्रेंड्स। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरी बात आपको गलत भी लगती है तो मुझे कमेंट में सही बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स इतना तो मैंने सुना ही है कि ऐसे ही ग्रहण लगते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अगर और तरीके से पता है कि ग्रहण कैसे लगते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सौर मंडल के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? सौर मंडल, यानी कि जहां हमारे ग्रह इस वक्त अवस्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। यानी कि हमारे जो सौरमंडल में ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के, वही हमारा सौर परिवार कहलाता है। हमारे सौरमंडल में फ्रेंड्स वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह, जो कि एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कई बार कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह होता है वो आपका बुध ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है फ्रेंड्स? वो आपका बुध ग्रह होता है। ठीक है फ्रेंड, और सबसे दूर ग्रह जो स्थित है सूर्य के, वो वरुण ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है फ्रेंड्स? वरुण ग्रह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इनके बारे में सॉरी फ्रेंड्स। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी कि पहले नंबर पर आपका बृहस्पति आता है, दूसरे नंबर आपका शनि आता है, तीसरे पर आपका अरुण आता है, चौथे पर वरुण आता है, पांचवें पर पृथ्वी आती है, छठे पर शुक्र आता है, सातवें पर मंगल और आठवें पर बुध। ठीक है, ये तो है फ्रेंड्स आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह जो होता है फ्रेंड्स वो बृहस्पति ग्रह होता है। ये बड़े और छोटे के क्रम के अनुसार लग रहे हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो पहला है आपका बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि है, वरुण है, अरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। ठीक है, और घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। ठीक है, और परिक्रमण के अवधि एवं सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। आपको पता ही है फ्रेंड्स, सबसे नज़दीक ग्रह जो है आपका सूर्य के वो बुध है, उसके सेकंड नंबर पर आता है शुक्र, तीसरे स्थान पर अपनी पृथ्वी आती है, चौथे नंबर पर मंगल आता है, पांचवें नंबर पर बृहस्पति आता है, छठे नंबर पर शनि आता है और सातवें नंबर पर अरुण आता है और आठवें नंबर पर आपका वरुण आता है। ये ग्रहों के आकार हैं कि कौन सबसे नज़दीक है और कौन सबसे दूर है। ठीक है, कक्षीय वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यानी कि इसी के अनुसार है। ठीक है फ्रेंड, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब समझते हैं फ्रेंड्स सूर्य के बारे में, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी आयु का ये ग्रह माना जाता है। ये ग्रह नहीं है फ्रेंड्स, ये सौर मंडल का एक निकटतम आकाश गंगा का परिक्रम करने वाला ब्रह्मांड का सबसे एयरली केयर्स वाला पृथ्वी तक सूर्य में पहुंचने वाला एक ब्रह्मांड का एक सदस्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसी के बारे में हम समझते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए सूर्य के बारे में समझते हैं। सौर मंडल का केंद्रीय सदस्य, ये एक सदस्य होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? यह एक सदस्य होता है, ये ग्रह नहीं है फ्रेंड्स, एक सदस्य है सौर मंडल का।
ग्रह तो वो हैं फ्रेंड्स जो आपको मैंने पीछे बताए थे, 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह नहीं है फ्रेंड्स। अगर 9 ग्रह होते तो 9वें स्थान पर फ्रेंड्स यही आता, क्या आता, 9वें स्थान पर आपका, या फिर 9वें स्थान पर क्यों नहीं, सबसे बड़ा ग्रह है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले नंबर पर तो सूर्य आता। लेकिन फ्रेंड्स जो ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हो तो ये ग्रह थोड़ी ना होगा फ्रेंड्स, ये एक सौर मंडल का फ्रेंड्स सदस्य है। क्या है, ये एक सौर मंडल का सदस्य, यानी कि ये सौर मंडल का एक परिवार है और ग्रह इसके सदस्य हैं इस परिवार के, ठीक है, जो इसके चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। ठीक है, चलिए, ये सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग, सूर्य जो है फ्रेंड्स वो आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा 22.5 करोड़ वर्षों में पूरी करता है। कितने वर्षों में करता है फ्रेंड्स, 22.5 करोड़, यानी कि 22.5 करोड़ वर्षों में ये आकाश गंगा की, यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी परिक्रमा फ्रेंड्स ये पूरे 22.5 करोड़ में पूरी करता है। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक एयर कहते हैं। ठीक है, सूर्य की प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंच सकता है। ठीक है, और पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, जो एग्जाम में फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आज यहाँ फ्रेंड्स आपको काफ़ी बातें नोट हो जाएंगी जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड का ये टाइम लेता है। और सूर्य के कोर का तापमान जो होता है फ्रेंड्स वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका तापमान कितना है। ये पूरा आग का गोला है फ्रेंड्स, पूरा आग का गोला। अगर हम इसके सामने अगर चले भी जाएं तो हम जल के ही राख हो जाएंगे, इसके धुरा पहुंचने से पहले, इसके पास पहुंचने से पहले ही राख हो जाएंगे फ्रेंड्स हम, इतनी गर्मी है इसके अंदर। वहीं फोटोस्फीयर सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है फ्रेंड्स, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के धब्बों का तापमान, ये जो इसमें फ्रेंड धब्बे जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, इन धब्बों का जो तापमान होता है फ्रेंड्स वो 1500 डिग्री होता है। कितना होता है, 1500, यानी कि 1500 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इसके कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सूर्य की आयु कितनी है फ्रेंड्स, 4.6 बिलियन वर्ष है। कितनी है फ्रेंड्स, 4.6 बिलियन वर्ष है। और पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, इसकी न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़, यानी कि 3 जनवरी, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो 14.70 करोड़ है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये पृथ्वी से कितना दूर स्थित है। अगर ये पृथ्वी के नज़दीक ही होता फ्रेंड्स तो पृथ्वी का आप सपोज कर सकते हैं फ्रेंड्स कि पृथ्वी का आज क्या हाल होता। पृथ्वी पर गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती, इंसान का जीना संभव ही नहीं हो पाता फ्रेंड्स फिर। इसलिए ही सूर्य की और पृथ्वी की डिस्टेंस काफ़ी है। ठीक है, और पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो है वो उपसौर के अनुसार वो आपकी 15.21 करोड़ है। ठीक है, पृथ्वी से मध्य दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास जो है फ्रेंड्स वो है आपका 13,92,000 है। कितना है फ्रेंड्स, 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है, 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। और रासायनिक संगठन जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या मात्रा में कितनी चीज़ें पाई जाती है, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो पाए जाते हैं वो 2.5% इसमें पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स सौर मंडल के ग्रह। इससे पहले फ्रेंड्स हमने सूरज के बारे में समझा था, जो कि ब्रह्मांड का सदस्य है। अब इसके जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, ग्रह, अब उनके बारे में हम समझेंगे फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, ये सूर्य है, इसके सबसे पास वेनस यानी कि बुध ग्रह है, उसके बाद मरकरी है, शुक्र ग्रह है, अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर नेपच्यून है, फिर आपका यूनिवर्स है, ठीक है। और पृथ्वी का उपग्रह भी फ्रेंड्स में दिखाई दे रहा होगा आपको, मून यानी कि चंद्रमा, इनके भी ग्रह हैं फ्रेंड्स। और इसके ग्रह तो इतने हैं फ्रेंड्स जो इसके ही चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी कि एक छल्ला दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये इतने फास्ट ग्रह हैं, इतने फास्ट उपग्रह हैं कि चक्कर लगाते रहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए सूरज शनि ग्रह के चारों तरफ ये छल्ला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये इसके उपग्रह हैं। और काफ़ी ग्रह के उपग्रह भी इस बात में हम समझेंगे। चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस बृहस्पति, शनि, मंगल ग्रहों पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। यानी कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें वो कौन कौन से ग्रह पर पाई जाती हैं फ्रेंड्स? आपकी बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर ये बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यानी कि शनि ग्रह पर पाई जाती हैं, और आपका बृहस्पति ग्रह पर पाई जाती हैं, और आपका मंगल ग्रह पर पाई जाती हैं, यानी कि मार्स पर, ठीक है। बड़ी मात्रा में ये विद्यमान है। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र का फ्रेंड्स कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि ये दो ग्रह खाली हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। जो अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। शुक्र एवं अरुण आकार एवं बनावट की समानता के कारण पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, याद रखना फ्रेंड्स। इसे भौर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को फ्रेंड्स आपने सुना होगा, इसे सुबह और सांझ का तारा भी, यानी कि सुबह और शाम का इसे तारा भी कहते हैं। और शुक्र के वायुमंडल में 19 से 95% यानी कि 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यह तापमान अत्यधिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिस कारण यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। यानी कि ये चमकीला भी काफ़ी है और सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह, यानी कि पृथ्वी के ही नज़दीक है ये ग्रह, ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स इसके ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह बृहस्पति है, और सबसे बड़ा ग्रह इसे कहा जाता है। यानी कि सौर मंडल का फ्रेंड्स सबसे बड़ा ग्रह अगर किसी को कहा जाता है तो वो बृहस्पति को ही कहा जाता है फ्रेंड्स। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इमेज में भी यही दिख रहा है आपको। तो सबसे बड़ा ग्रह फ्रेंड्स आप बृहस्पति ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। और इसके सर्वाधिक क्या है फ्रेंड्स, इसके सर्वाधिक उपग्रह भी हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर ग्रह हैं तो वो आपकी बृहस्पति ग्रह की ही हैं, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमीड बृहस्पति ही है, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कितने हैं फ्रेंड्स? मंगल ग्रह के जो हैं आपके दो उपग्रह हैं, फोबस और डीमेस। क्या है फ्रेंड्स ग्रहों के नाम? फोबस और डीमेस। इस ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा पर्वत निकष ओलंपिया अवस्थित है। मंगल ग्रह को फ्रेंड्स लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये तो फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इस ग्रह का रंग जो है वो लाल ही पाया जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड्स की पट्टी मौजूद है, एस्ट्रॉइड की पट्टी मौजूद है। शनि ग्रह के चारों ओर टाइटन है। क्या है फ्रेंड्स? टाइटन, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये के चारों तरफ टाइटन ही पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वी के आकार को ग्योइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ग्योइड कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है, ये तो आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स। यानी कि पृथ्वी इस वक्त ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और ग्रहों के मुकाबले। और ग्रह पर फ्रेंड्स आपको पता है अभी हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर भी खोज की है, वहाँ भी पानी पाया गया है, उस पर फ्रेंड्स काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं और आने वाले समय फ्रेंड्स पता चल जाएगा उस पर जीवन संभव है या नहीं, ठीक है।
लेकिन फिलहाल में तो फ्रेंड्स अभी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स पृथ्वी जो है वो नीली आखिर क्यों पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, इसीलिए वो नीला दिखाई देता है। और पेड़ भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स, पेड़ प्लस पानी की वजह से ही वो नीला ग्रह दिखाई देता है। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ ले जाए कि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिंपल सा आंसर लगा देना है फ्रेंड्स, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं इसी को ही नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। डॉग स्टार या साइरस पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुना भार वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। अरुण ग्रह, हरा ग्रह तथा अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि लेटा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरुण ग्रह को ही फ्रेंड्स लेटा ग्रह के नाम से ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 2006 से प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा प्राप्त है। यानी कि प्लूटो फ्रेंड्स एक ग्रह था, लेकिन उसके बाद 2006 के बाद इसे ग्रह का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी बसे निकटतम तारा है। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आपने देखा ही होगा फ्रेंड, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो उसके चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है गोल गोल, और चंदा जिस चंद्रमा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, इसे जीवाश्म ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, और चंद्रमा के अध्ययन को सेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को सेनोलॉजी भी फ्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसे खत्म करते हैं पहले। सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। इसमें चंद्रमा ज्यादा बड़ा एवं ज्यादा चमकीला नजर आता है। फ्रेंड्स आपने अभी देखा भी होगा फरवरी के मंथ में, और भी काफी मंथ है, अभी तो फ्रेंड्स फरवरी मंथ ही चल रहा है, इस मंथ में भी फ्रेंड्स चंदा पूरा हो जाता है, चमकीला भी दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे तभी होता है फ्रेंड्स जब पृथ्वी के वो सबसे निकट होता है। ठीक है, ब्लू मून एक कैलेंडर माह में जब पूर्णिमा हो तो दूसरे पूर्णिमा तक चांद ब्लू कहलाता है। ब्लड मून, सॉरी फ्रेंड ब्लड नहीं ब्लू है, ब्लू मून लगातार 4 पूर्णिमा चंद्र ग्रहण को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। और धूमकेतु सौर मंडल में छोटे पत्थर, धूल और गैस के बने पिंड हैं। ठीक है, और धूमकेतु आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेली एक धूमकेतु है, उल्का ये प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षणदार के लिए दमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इन्हें टूटता तारा भी कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये इतनी छोटी मात्रा में पाए जाते हैं कि ये सौर मंडल में दिखाई नहीं देते ग्रह। ये भी चक्कर लगाते हैं फ्रेंड्स सूर्य के, लेकिन ये और ग्रहों के मुकाबले में फ्रेंड्स ये दिखाई नहीं देते, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी छोटे ग्रह यानी कि छोटे वो होते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं फ्रेंड देशांतर का समय, जिसे जीएमटी के नाम से भी फ्रेंड्स जाना जाता है। किसके नाम से? जीएमटी के नाम से। जीएमटी की फुल फॉर्म फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, चलिए थोड़ा फ्रेंड्स इसके बारे में भी समझेंगे। पहले देशांतर का समय समझते हैं। ग्रीनविच माध्यम समय जीएमटी के आधार पर विश्व के देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसी के आधार पर
सभी देशों का समय निर्धारित किया जाता है। अब जैसे फ्रेंड्स इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इस वक्त फ्रेंड्स अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ अलग समय दिखाई देगा, और इस वक्त फ्रेंड्स अब आप भारत में हैं तो यहाँ फ्रेंड्स इस वक्त कितना टाइम हो रहा होगा। इस वक्त फ्रेंड जो टाइम हो रहा है वो आपका 11:26 हो रहा है। कितना हो रहा है फ्रेंड? 11:26 आपका इस वक्त भारत में हो रहा है। ठीक है, अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ और ही टाइम दिखेगा, यानी कि वो पीछे चलता है। कहने का हिसाब किताब फ्रेंड्स ये है, जैसे कि अगर आप विदेश चले जाएं, विदेशों में अगर मैं उदाहरण दूं फ्रेंड्स, अगर आप लंदन चले जाते हैं, लंदन तो विदेश के नाम जाना जाता है जिसकी राजधानी फ्रेंड्स इंग्लैंड है। ठीक है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ वर्तमान में जो समय हो रहा है फ्रेंड्स आपका, वहाँ 5:57 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 5:57 वहाँ पर हो रहे हैं। तो इतनी लेट वहाँ पर टाइम चलता है, यानी कि फ्रेंड्स ये कह सकते हैं यहाँ पर सुबह हो रही है और वहाँ पे अभी सुबह हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स मॉर्निंग जाने वाली है, यानी कि नून चलने वाला है, और वहाँ पर अभी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इतना लेट चलता है, इसी को जीएमटी कहते हैं। यानी कि और देशों में फ्रेंड्स, यानी कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर देश पाए जाते हैं, सभी देशों में फ्रेंड्स एक जैसा टाइम नहीं चलता है। वो जीएमटी के आधार पर ही निश्चित किया जाता है कि किस देश में कौन सा समय चलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है, ये भी आप जानते हैं, पृथ्वी अपने अनुसार से अपने दूरी के अनुसार घूमती है, तो उसी अनुसार फ्रेंड्स वहाँ पर अभी रात हो रही है, यानी कि वहाँ अभी दिन ही निकला है, और यहाँ पर दिन निकल भी चुका है, और यहाँ पर आपका दोपहर भी होने वाली है। इसी कारण ही फ्रेंड्स अलग अलग देशों में समय इसीलिए ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप फ्रेंड्स इसके बारे में आपको सही से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक भी जरूर दें अगर आपको बात समझ में आई है, और कमेंट में बताते रहें फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिमी से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको भी बताया था, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी के अनुसार घूमती है। ठीक है, अतः ग्रीनविच इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित स्थान के पूर्व से सभी स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे स्थित स्थान के पूर्व में सभी स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम में समय ग्रीनविच से पीछे होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, भारत में आगे चल रहा है समय और विदेशों में पीछे चलता है समय, जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड्स अभी बताया था। ठीक है, ये वही बातें हैं फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको भी अपनी तरफ से बताई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, इससे और अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है फ्रेंड्स? यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में, फ्रेंड्स आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं दिन रात को मान के, तो वो अपने 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अर्थात पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, यानी कि 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, और एक देशांतर पर 4 मिनट का 0 से 180 पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में एक दिन रात 24 घंटे का अंतर मिलता है फ्रेंड। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम आखिर क्यों होता है। पृथ्वी अपने अनुसार घूमती है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर फ्रेंड्स अभी भारत की तरफ अगर घूम रही है तो भारत में सूर्य की नज़र जो है भारत देश पर पड़ रही है, तो वहाँ पर अभी उजाला हो रहा है। फिर पृथ्वी ब्रह्मांड में पीछे को घूम चुकी है अपनी धुरी के अनुसार, तो वहाँ विदेशों में रात हो रही है। इसी के अनुसार फ्रेंड्स अलग अलग देशों में अलग अलग समय इसीलिए ही निश्चित किया गया है। ठीक है, या फिर अगर आसान शब्दों में अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स तो आसान शब्दों में मैं आपको बता सकता हूँ, पृथ्वी घूमती है इसीलिए ही समय और दिन रात होते हैं। ठीक है, अपनी धुरी के अनुसार घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, इसी कारण ही अलग अलग देशों में रात दिन होते हैं, और इसी कारण ही समय का निश्चय भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको और समझ लेते हैं। चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि फैक्ट। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है फ्रेंड? चंद्रमा की 3,82,500 किलोमीटर। दूसरा है आपका पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है इसकी? 4,05,000। ठीक है, और पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? 3,64,000। ठीक है,
और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि परिक्रमा का काल जो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। चंद्रमा का वायुमंडल क्या है फ्रेंड, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, ठीक है। और चंद्रमा का व्यास कितना है फ्रेंड, 3476 किलोमीटर, ठीक है। और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत क्या है फ्रेंड, लीबनिटीज पर्वत 35,000 फीट, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट वीडियो का ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब समझते हैं फ्रेंड्स स्थानीय समय। वो तो हमने समझा था फ्रेंड्स देशांतर का समय। अब हम समझेंगे स्थानीय समय, मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से फ्रेंड्स अब आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। चलिए थोड़ा समझते हैं। स्थानीय समय समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक लंबाई लंबवत पर होता है तब उस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान लगता है और भारत के सर्वाधिक पूर्व पर सर्वाधिक पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है फ्रेंड्स, लगभग 2 घंटे का अंतर भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब समझते हैं फ्रेंड्स मानक समय क्या है फ्रेंड्स, मानक समय। चलिए भारत में 821/2 डिग्री और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है फ्रेंड्स। ये मानक नहीं है फ्रेंड्स, ये मानक, ठीक है। यह रेखा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, ठीक है, से होकर ये गुजरती है। इस देशांतर के स्थानीय समय का पूरे देश का मानक समय माना गया है और भारत की अवस्थिति ग्रीनविच के पूर्व में होने के कारण यहाँ का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे बताया था, और देशों के मुकाबले हमारे भारत में समय चलता है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है, ठीक है। और कई बड़े देशों में एक से ज़्यादा मानक समय होते हैं, जैसे कि रूस में 11 मानक समय हैं। कितने हैं फ्रेंड्स, रूस में 11 मानक समय हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी पर खींची गई ये फ्रेंड्स काफ़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप समझ गए होंगे। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ये प्रशांत महासागर में ये स्थित है। साइबेरिया को अलास्को से अलग करने व साइबेरिया को विभाजित होने से बचने के लिए 75 डिग्री अक्षांश यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। इस रेखा पर पूर्व और पश्चिम में 1 का अंतर पाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, 1 का अंतर इसमें पाया जाता है। यदि एक यात्री इस तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की तरफ पार करता है तो 1 दिन की कमी, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन की वृद्धि दर्ज करता है। यानी कि पहले 1 दिन की कमी और उसके बाद जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने लगता है तो 1 दिन की वृद्धि ये दर्ज कर देता है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आई है तो फ्रेंड्स अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझते हैं फ्रेंड्स पृथ्वी की गतियां, यानी कि पृथ्वी अपने जो अनुसार घूमती है वो किस गति के अनुसार घूमती है, उसकी गति कितनी है,
और किस गति के अनुसार वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम समझते हैं पृथ्वी की गतियां। अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी की भी दो गतियां हैं, घूर्ण एवं परिक्रणम। कौन कौन सी गति है फ्रेंड? दो गति पाई जाती हैं, पहली है घूर्ण और दूसरी आपकी परिक्रमण। पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमना घूर्ण कहलाता है, यानी कि जब वो फ्रेंड्स अपने पक्ष पर घूमती है तो वो घूर्ण कहलाता है। ठीक है, जबकि परिक्रमण से तात्पर्य है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाने से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी की भी दो गतियां हैं, पहली आपकी घूर्ण है और दूसरी आपकी परिक्रमण है। फ्रेंड्स परिक्रमण से आपको समझ में आ ही हो गया होगा कि परिक्रमण का अर्थ यही होता है फ्रेंड्स कि जब वो सूर्य के चक्कर लगाती है, और घूर्ण का अर्थ ये होता है जब वो अपनी ही धुरी पर घूमती है, उसको घूर्ण गति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है। फ्रेंड्स और जगह तो आपने यही सुना होगा कि पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो 365 दिन में पूरा करती है, लेकिन असलियत फ्रेंड्स यही है कि 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। लेकिन फ्रेंड्स 6 घंटे कभी मायने नहीं माने जाते, लेकिन ये भी काफ़ी मायने। अगर फ्रेंड्स यहाँ 1-2 घंटे की बात तो चल नहीं रही फ्रेंड, पूरे 6 घंटे हैं, तो 6 घंटे तो काफ़ी मायने। लेकिन फ्रेंड्स और जगह इसे जोड़ने की जगह 365 दिन ही बोल दिया जाता है कि हाँ 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, जिसमें फ्रेंड्स 1 साल हो जाता है और आपके 12 महीने होते हैं। ठीक है, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है फ्रेंड, जनवरी से लेकर दिसंबर तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नया साल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी रियल में कितने दिनों में चक्कर लगाती है। तो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की वो परिक्रमा पूरी कर लेती है। ठीक है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। एक वर्ष में 365 की अवधि पृथ्वी के परिक्रमण काल के आधार पर होती है। शेष 6 घंटे की अवधि 4 वर्षों में 24 घंटे के रूप एक दिन का पूर्ण करती है। अब आपको समझ में आ गया हो गया फ्रेंड्स कि इन 6 घंटों का महत्व क्या है। इस प्रकार चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, जिस अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। यह दिन फरवरी माह में जोड़ा जाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण मार्ग पर सदैव एक ही ओर झुका रहता है, यानी कि एक ही तरफ वो झुका रहता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य के सम्मुख रहता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है फ्रेंड्स वो 6 महीने लगातार सूर्य के सम्मुख यानी कि सूर्य के सामने ही रहता है। इस स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर हमेशा दिन रहता है। पृथ्वी पर फ्रेंड्स आपने एक देश ऐसा भी सुना होगा कि वहां कभी रात नहीं होती है, सिर्फ दिन ही रहता है, तो ये वही देश है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप सर्च भी मार सकते हैं कि वो कौन सा देश है, या मुझे कमेंट में भी लिख के बताएं जरूर। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव पर हमेशा रात रहती है, ये भी सुना होगा फ्रेंड्स, इसे भी सर्च मार लेना। अगर सर्च नहीं मारा है तो मैं बता दूंगा फ्रेंड्स आने वाले टाइम में आपको, या फ्रेंड्स सर्च ही तो मानना है, गूगल पर उठाइए सर्च मारिए और मुझे भी बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ दिन ही दिन रहता है और कौन सा ऐसा देश है पृथ्वी पर जहाँ रात ही रात रहती है। इसी कारण ही रहती है, कारण मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, और देश मुझे आप बताएंगे कमेंट में लिख के। ठीक है, जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है तब स्थितियां इसके विपरीत होती हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 झुकी हुई है, यानी कि 23 झुकी हुई है। पृथ्वी लगभग 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे पृथ्वी का परिक्रमण काल कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया है फ्रेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है, यानी कि 24 घंटे ही उसे मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 23 घंटे 56 मिनट ना मान के उसे पूरा हम फ्रेंड 24 घंटे ही मान सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है, ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, जिसे पृथ्वी का घूर्णकाल कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि घूर्ण और परिक्रमण में क्या अंतर है। परिक्रमण का अंतर ये होता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है कितने साल में, 1 साल में, और 1 साल में कितने होते हैं फ्रेंड, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे मत लगाइए फ्रेंड्स, ये आपको मैंने वास्तविक बता दी है। ठीक है,
और फ्रेंड्स जो घूर्ण गति होती है यानी कि एक दिन को ढलने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो वो 24 घंटे लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ये 24 घंटे और ये 365 दिन का अंतर क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि पृथ्वी अपनी दो गतियों के अनुसार घूमती है, पहली है घूर्ण और दूसरी है परिक्रमण। परिक्रमण में फ्रेंड्स पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ यानी कि एक साल में वो परिक्रमण होता है, और ये घूर्ण जो होता है यानी कि पृथ्वी जो अपने एक दिन में जो घूमती है उसका परिक्रमण कितना होता है, वो 24 घंटे होता है। यानी कि एक 24 घंटे में दिन रात हो जाते हैं, और उसी को हम फ्रेंड्स साधारण शब्दों में एक दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दिन कहते हैं। चलिए, और पृथ्वी की वार्षिक गति का परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन रात छोटे और बड़े होते हैं। फ्रेंड्स, या आपने कई डेट को ये भी सुना होगा कि आज दिन बड़ा है, आज दिन छोटा है। मेरे को एक दिन कंफर्म फ्रेंड्स कि 25 या 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा होता है। छोटा दिन आप मुझे कंफर्म करके बताएं कमेंट में, ठीक है। तथा ऋतु परिवर्तन की घटना होती है, तब उस दिन जो होती है फ्रेंड्स वो ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। इसलिए उस दिन फ्रेंड्स कुछ दिन छोटे होते हैं और कुछ दिन फ्रेंड्स अपनी गति के अनुसार बड़े भी होते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स वीडियो का ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो इससे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, वीडियो बस आपकी समझ आनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हैं उसमें चाहे 1 घंटा लग रहा हो या 2 घंटा लग रहा हो, इस बात से फ्रेंड्स कोई डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं, पढ़ाई वाली चीज़ देख रहे हैं, तो उसमें 1 घंटा लग रहा हो, 2 घंटा लग रहा हो या पूरे 10-12 घंटे लग रहे हो, उसमें फ्रेंड्स टाइम वेस्ट नहीं होता है। अच्छी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, और वही देखिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आज मैं फ्रेंड्स इसमें विश्व के भूगोल में आपको एक चीज़ ऐसी कवर करा दूंगा जो आपके एग्जाम में विश्व के भूगोल से संबंधित एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स बस करना ये है आपको, अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते, मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। पीडीएफ को एक बार देख लें। अगर आप यहाँ से रिवाइज करना चाहें, जल्दी रिवाइज करना चाहें, तो प्लेबैक स्पीड पर आप वीडियो को चला सकते हैं। वहाँ मेरी आवाज़ दुगनी हो जाएगी और मैं आपको जल्दी समझाऊंगा। वहाँ आपको डिपेंड करना है कि वहाँ आप 2x में चलाएंगे, 1.75x में चलाएंगे, 1.25 में चलाएंगे या 1.15, जितना भी आपका मन हो सके उतने में आप चला सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को रेगुलर एक एक को वॉच करते रहिए, क्योंकि जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ इस वक्त और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और इस प्रकार पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स ऋतु परिवर्तन, ग्रीम्स अन्यंत, शीत अन्यंत और विषुवत। स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसी के अनुसार मैं अब आपको इसमें समझाऊंगा कि कब रात बड़ी होती है और कब रात छोटी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी 22 दिसंबर बोला था कि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। सब बात इसमें समझ में आ जाएंगे आपको। चलिए, तो अब सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स ऋतु परिवर्तन। क्या समझेंगे हम? ऋतु परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन तथा अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं होती हैं फ्रेंड्स। कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 4 अवस्थाएं यही होती हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ग्रीम्स अन्यंत, यानी कि गर्मियों का समय। यानी कि गर्मी के समय में फ्रेंड्स रात कब बड़ी होती है और कब छोटी होती है, फिर दिन कब बड़ा होता है। चलिए, ये तो फ्रेंड्स मैंने अब गलत ही बोला, क्योंकि गर्मियों में तो रात छोटी और दिन बड़ा होता है। मुझे बोलना चाहिए था फ्रेंड्स कि गर्मियों में कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन सा दिन छोटा होता है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, कभी कभी जल्दी में हड़बड़ाहट में फ्रेंड्स क्या बोलना चाहता हूँ और क्या निकल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर भी बात को सॉरी बोलकर रिपीट सही से कर देता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। चलिए अब समझते हैं हम ग्रीस अन्यंत। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबित पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है फ्रेंड्स? 21 जून को। और इस दिन फ्रेंड्स एक दिवस भी मनाया जाता है। अब वो कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? अब आप मुझे बताएं कमेंट में या मैं आपको बता दूं? चलिए फ्रेंड्स मैं ही बता देता हूँ। इस दिन फ्रेंड्स विश्व योगा डे मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। और इसी दिन ही फ्रेंड्स कर्क रेखा लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणों पर। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है।
इसी दिन फ्रेंड्स सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को उत्तरी अनियंत कहते हैं। और फ्रेंड्स कर्क रेखा की बात में अगर मैंने छेड़ ही दी है तो मुझे ये भी बताएं कमेंट में लिख के कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में ये भी चीज पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ बातें फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में भी लिख के बताएं। मैं फ्रेंड्स कमेंट में पूछने का मतलब यही जानना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और कितने बीच में छोड़कर ही निकल जाते हैं। फ्रेंड्स बीच में छोड़कर देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है वीडियो अगर लॉन्ग हो रही है, कुछ स्टूडेंट तो फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग होती है वॉच नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं पढ़ी तो आपने क्या पढ़ा। फ्रेंड्स फालतू की चीजों को देखेंगे कोई फायदा नहीं है, कुछ चीज काम की भी देखें फ्रेंड्स। अगर कुछ चीज काम हो, अगर कुछ काम की चीजों में फ्रेंड्स अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, वो एक काम की चीज होती है। इसलिए फ्रेंड्स मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम के काफी पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये बात एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। और फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जब भी वीडियो देख रहे होते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपने लास्ट तक नहीं देखी तो फ्रेंड्स फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आने की है। अगर वीडियो सही से समझनी है, अगर जैसे कि फ्रेंड्स आपने निर्णय ले लिया है, आपने डिसीजन ले लिया है मुझे वर्ल्ड जियोग्राफी पूरी समझनी है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बनना होगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप वीडियो को कौन से एक्स में चलाना चाहते हैं, यानी कि कितनी प्लेबैक स्पीड पे चलाना चाहते हैं। अगर मेरी आवाज़ फ्रेंड्स आपको लॉन्ग या स्लो लग रही है तो इसे आप प्लेबैक स्पीड में फ्रेंड्स चला सकते हैं। इससे फ्रेंड्स मेरी आवाज़ दुगनी हो जाएगी और आप वीडियो को जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी फ्रेंड्स वीडियो देखें तो पूरी देखें, या फ्रेंड्स फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझनी है तो फ्रेंड्स पूरी समझें, वरना फ्रेंड्स आधी वीडियो को छोड़कर भागना आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिस कराने के बराबर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स जितनी बात मैंने आपको बताई है ये आपके समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स शीत अनियंत। सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ये भी समझें फ्रेंड्स कि कौन सी रेखा किस दिन को पड़ती है, तो 21 जून को कर्क रेखा पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा लंबवत पड़ती है। इसी स्थिति में दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था की दक्षिण अनियंत इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं फ्रेंड्स विषुवत के बारे में। ठीक है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए इन दोनों तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। ये भी बात आपने फ्रेंड्स सुनी होगी कि रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं, तो नोट कर लीजिए फ्रेंड्स 21 और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं इसी कारण ही। ठीक है, जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती हैं तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जब सूर्य की किरणें 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं तब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझते हैं फ्रेंड्स कुछ तरंगों के बारे में जो कि पृथ्वी पर ये घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि पहला आपका भूकंप है। भूकंप की नाम भी आपने फ्रेंड्स सुना होगा, काफ़ी बार पृथ्वी पर भूकंप भी आते हैं किन्हीं किन्हीं देशों में, और किन्हीं किन्हीं देशों में तो फ्रेंड्स इतने तगड़े भूकंप आते हैं कि घरों को ही हिला के रख देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आज भूकंप के बारे में समझ लेते हैं। सामान्य पृथ्वी के अंतर्जात बल से भूपटल में उत्पन्न होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं।
भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है, जैसे ये भूकंप केंद्र कहलाता है फ्रेंड। ठीक है, अब समझते हैं फ्रेंड भूकंपीय तरंगे जो आती रहती हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा रेखांकित भूकंपीय तरंगों के लक्षण ठोस एवं द्रव चट्टानी संरचना में भिन्न भिन्न होने से हमें भूगर्भ में चट्टानों की भिन्नता की जानकारी प्राप्त होती है। और भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पी तरंगे, एस तरंगे तथा एल तरंगे। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अब थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में समझ लेते हैं। ज्वालामुखी का उद्देन मुख्य 2 रूप के केंद्रीय उद्देन द्वारा दरारी उद्देन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए केंद्रीय उद्देन के बारे में समझते हैं। पहला आपका कौन सा था फ्रेंड? केंद्रीय उद्देन, और दूसरा आपका दरारी उद्देन। तो केंद्रीय उद्देन के बारे में थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। ऐसे उद्देन वाले ज्वालामुखी में लावा का निष्कर्षण एक छिद्र से होता है, जिससे लावा शंकु या गुंबद का निर्माण होता है। ऐसे ज्वालामुखी सामान्यतः विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे लावा निकलता है ज्वालामुखी के अंदर से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझते हैं फ्रेंड्स वायुमंडल संगठन एवं संरचना के बारे में। ठीक है, चलिए पृथ्वी चारों ओर से गैसों के आवरण से घिरी हुई है। ये तो आपको पता ही फ्रेंड्स कितनी गैसें इस वक्त पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और इन्हीं कारण ही प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इससे बंधा हुआ है। ये सभी जैव अजैव घटकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सौर विकिरण की लंधु तरंगों के लिए अपार गैस है। इस प्रक्रिया द्वारा एक कांच घर की तरह होता है तथा पृथ्वी के औसत तापमान लगभग 15 डिग्री को नियंत्रित रखता है। और वायुमंडल विभिन्न गैसों जलवाष्प तथा धूल कणों का सम्मिश्रण है। इसकी सघनता वायुमंडल के निचले भाग में अधिक है और यह ऊंचाई तक मिलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा नगण्य होती है। वायुमंडल को गर्म रखने में जलवाष्प की प्रमुख भूमिका होती है। तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर वायुमंडल की विभिन्न 5 स्तरों में बांटा इसे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा सा क्षोभ मंडल के बारे में समझ लेते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत इसे कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर सविनीय धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। कितनी फ्रेंड्स? 18 किलोमीटर है। प्रति 165 मीटर ऊंचाई के साथ यह तापमान 1 डिग्री घटता रहता है। कितना रहता है फ्रेंड्स? 1 डिग्री घटता रहता है, जिसे सामान्य तापहास पर कहते हैं। और सामान्य मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होने के कारण यह मंडल वायु यातायात के लिए यायुक्त नहीं माना जाता है। और वायुमंडल के 75% तत्वों तथा वायुमंडल का सर्वाधिक संघन स्तर इसी मंडल में है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो क्षोभ सीमा कहलाती है, यह विषुवत रेखा पर तापमान 80 डिग्री होता है तथा ध्रुवों पर 45 डिग्री होता है। ये बात भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब समझते हैं फ्रेंड्स समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल के बारे में यहाँ आपको फ्रेंड्स पिक्चर में सभी बातें समझ में आ रही होंगी। ये ब्रह्मंडल है, आयन मंडल है, ये मध्य मंडल है, और ये आपका समताप मंडल है, और आपका क्षोभ मंडल है। यानी कि किस मंडल पे कितनी कितनी उड़ानें भरी जा सकती हैं। ठीक है, यह क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल से अलग होता है। यह 50 किलोमीटर ऊंचाई तक विरासत्मक है। ताप मंडल में ओजोन गैस के कारण ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन ओ परत सूर्य से आने वाले विकिरणों की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और पराबैंगनी किरणों का सीधा संपर्क त्वचा कैंसर तथा आंखों की क्षति का कारण बनता है। इसी कारण ही फ्रेंड्स ये चीजें हमारी आंखों त्वचा के लिए हानिकारक होती है। यह मंडल मौसमी घटनाओं व बादलों के मुक्त होने के कारण वायु यातायात के लिए आदर्श माना जाता है, और इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? समताप सीमा कहते हैं, याद रखना फ्रेंड्स। अब समझते हैं मध्य मंडल के बारे में, यानी कि इसके बारे में। अभी हमने क्या समझा फ्रेंड्स? समताप मंडल के बारे में अभी हमने समझा था। अब समझेंगे हम मध्य मंडल के बारे में। इसका विस्तार समताप मंडल के ठीक ऊपरी 80 किलोमीटर, यानी कि बता रहा है इमेज के अनुसार, आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटकर 100 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 100 डिग्री हो जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं, यानी कि मध्य में फ्रेंड्स, इसलिए इसे मध्य मंडल कहा जाता है। ठीक है, और वायुमंडल में प्रविष्ट उल्का पिंड इसी मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो उल्का पिंड है वो इसी मध्यम में जलकर नष्ट हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझते हैं फ्रेंड्स आयन मंडल के बारे में। अब समझेंगे हम आयन मंडल के बारे में। यह तापमंडल थर्मोस्फेयर का ही एक भाग है। उसका विस्तार 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच पाया गया है। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर से वापस लौट आती हैं, जिससे पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का प्रसारण सुगम होता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। यहाँ ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है, जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी प्रकाश के रूप में होती है फ्रेंड्स। चलिए अब समझते हैं बहिर्मंडल के बारे में, बहिर्मंडल के बारे में। ठीक है, मंडल के बारे में। यह सामान्यतः 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वायुमंडल के सबसे ऊपरी एवं अत्यंत विरल स्थित है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, सबसे ऊपर जो पाया जाता है वो आपका यही मंडल पाया जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं फ्रेंड्स पवन के बारे में। पवन के बारे में, ये जो पवनें चलती रहती हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में हम समझेंगे। पृथ्वी पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती हैं। क्षैतिज रूप से प्रभावित इन हवाओं को पवन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। कॉरियालिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, और पवन की उत्पत्ति और उनका प्रभाव कई कारकों का प्रतिफल होता है तथा वायुदाब प्रवणता बल, कॉरियालिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण घूर्ण बल आदि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप समझते हैं पवनों के प्रकार, यानी कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। आपने देख लिया होगा फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। इस व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और आपका ध्रुवीय पवन। चलिए तो पहले व्यापारिक पवन के बारे में समझते हैं। ये पवनें उपसोण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में सतत रूप से प्रभावित होती रहती है। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अंशांकों के बीच चलती है। अब समझते हैं फ्रेंड पछुआ पवन के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 डिग्री, कितना फ्रेंड 30 से 35 डिग्री से उप ध्रुवीय
निम्न वायुदाब पेटी 60 डिग्री की ओर प्रभावित होती है और 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में इन पवनों की प्रचंडता के कारण इन्हें गजरता चालीसा, प्रचंड 50 या चीखता 60 के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा भी जा सकता है कि गरजता 40 प्रचंड 50 एवं चीखता 60 के नाम से किया जाता है, तो पछुआ पवन को फ्रेंड्स जाना जाता है। ठीक है, अब समझते हैं फ्रेंड ध्रुवीय पवन के बारे में। ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रभावित पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं और ध्रुवीय पवन में तापमान कम होने के कारण जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। फ्रेंड्स तीनों पवनों आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं। चलिए अब समझते हैं फ्रेंड्स मौसमी पवनों के बारे में। ये पवनें 3 प्रकार की होती हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं फ्रेंड, ज़्यादा प्रकार की नहीं है, वो भी 3 प्रकार की थी, ये भी 3 प्रकार की हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं। ये होती हैं फ्रेंड्स आपकी मानसूनी पवनें, समुद्री समीर एवं स्थिर समीर और आपका स्थानीय पवन। इनकी उत्पत्ति स्थल एवं जल के तापमान में विषमता के कारण होती है। ग्रीष्म काल में स्थल खंड के तेजी से लतप्त होने के कारण यहाँ की वायु गर्म ऊपर उठ जाती है, यानी कि गर्म जो है वायु ऊपर उठ जाती है। इस पिक्चर के अनुसार फ्रेंड्स आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए गर्म हो जाती है और यहाँ निम्न वायुदाब की दशा में अतन दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों की उत्पत्ति हो जाती है और शीतकाल में वायुदाब की प्रवणता उलट जाती है, जिससे स्थल से समुद्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसून पवने का विकास होता है, मानसूनी पवनों का विकास हो जाता है। चलिए अब समझते हैं समुद्री समीर एवं स्थल समीर। दिन के समय स्थल खंड पर निम्न वायुदाब के कारण समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी वायु चलती है, जिससे समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, तथा रात्रि के समय सागर पर निम्न वायुदाब के कारण वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थलीय समीर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब समझते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन स्थानीय दाब प्रवणता जनित कारणों के कारण विकसित होती है। ये अपनी उत्पत्ति क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार उष्ण एवं शीतल 2 रूप में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। चक्रवात एक ऐसी चक्रीय वायु संरचना प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर वायुदाब की दशा होती है। ऐसी स्थिति में केंद्राभिमुख दाब तीव्रता के कारण केंद्र की ओर वायु का तीव्र चक्रीय प्रभाव होता है और ठसमे चक्रीय वायु प्रभाव का प्रतिरूप उत्तरी गोलार्ध में पड़ी की सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात को 2 प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात ऐसी चमकीय वायु संचार प्रणाली है जिसमें केंद्रों में उच्च वायुदाब तथा बाहर की ओर निम्न वायुदाब के कारण वायु का केंद्र से परिधि और प्रवाह होता है। प्रतिचक्रवात में हवाओं के प्रभाव की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है और पृथ्वी चक्रवात में वर्षों का अभाव होता है। इनमें वातावरण में जल की प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि यहाँ विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों की अनुपस्थिति होती है। इनमें पवन का वेग मंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का शायद लास्ट टाइटल बचा है, इसे भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए समुद्र विज्ञान। अरे फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स समुद्र विज्ञान के बारे में, शायद आज का लास्ट ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समुद्र विज्ञान। पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर महासागरों का विस्तार है और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में
दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार अधिक है। प्रशांत महासागर की विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यानी कि प्रशांत महासागर जो है फ्रेंड्स वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है, तो वो प्रशांत महासागर होता है फ्रेंड्स। अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर अन्य महासागर भी ये पाए जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहीं पर आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको आज विश्व के भूगोल में मैंने आज आपको कवर करा दी है। आज फ्रेंड्स इसमें मैंने ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है जो भी लाता हूँ इंपॉर्टेंट ही लाता हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट ही लाता हूँ, जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज विश्व के भूगोल को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रह चुका है फ्रेंड्स, और वीडियो को फ्रेंड्स अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है एक एक बात फ्रेंड्स मैंने आपको सही से समझाई है, डीप तरीके से समझाई है। अब आपका फ्रेंड्स कुछ फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस लेक्चर को वॉच कर सकें। उन्हें भी बता दीजिए कि इंडियाज़ नोटबुक चैनल पर पूरी जीके जीएस कवर कराई जा रही है, जिसमें फ्रेंड्स एक दिन रिवीजन कराया जाता है सब्जेक्ट से रिलेटेड और एक दिन उसका टेस्ट कराया जाता है। सभी को ये बात बता दीजिए, सबके साथ फैला दीजिए वीडियो को। वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए, चैनल से सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स नोटिफिकेशन ऑल और कर दें, ताकि आने वाले समय में फ्रेंड जब भी हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, और टेलीग्राम ग्रुप को फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी देखने के लिए। नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका टेस्ट आएगा, जो मैंने आज इसमें मैराथन करवाया है फ्रेंड्स विश्व का भूगोल में, इसका आप टेस्ट आएगा, उसे भी दे, उससे यही कवर हो जाएगा फ्रेंड्स कि आपने इसमें कितना रिवीजन कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।